Semiconductors are those materials. Semiconductors have their electrical conductivity between metals and insulators. सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है? देयर कंडक्टिविटी लाई बिटवीन, ठीक है, मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, तो यू नो मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अगर बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो सेमीकंडक्टर की जो होती है वो मेटल्स से कम होती है, बट इंसुलेटर्स से ज्यादा होती है. ठीक है, अच्छा, जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो किस पार्ट में आते हैं? इंसुलेटर के अंडर में आते हैं या सेमीकंडक्टर के उसमें मेटल के अंडर में आते हैं? तो एवरी सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो ईच सेमीकंडक्टर is an insulator at absolute zero temperature. यानी कि 0 केल्विन पर वो क्या होता है? एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह. ठीक है, तो बैंड स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है इसका? बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर is same as an insulator. ठीक है, तो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर किस जैसा होता है? इंसुलेटर जैसा या मेटल जैसा? इंसुलेटर जैसा. ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, क्या होगा? ये ओवरलैपिंग जिसमें होती है वो क्या बनता है? मेटल मैंने बताया दो तरह के होते हैं. ये कौन से वाले मेटल्स हैं? यहाँ पर क्या है? Here we have completely filled valence band. It is completely filled. Okay, and ये completely empty conduction band है. ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. Okay, this is conduction band. यहाँ पर क्या है? ओवरलैपिंग है. ये ओवरलैपिंग है, ये जोन ओवरलैप जोन है. तो ये क्या बन गया है? ओवरलैपिंग की वजह से ये बन गया मेटल. ओके, बट अगर इन दोनों को देखो, इन दोनों का बैंड स्ट्रक्चर सेम है. कंप्लीटली फिल्ड बैंड, ये वाला, ये फिल्ड बैंड है. कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड किससे सेपरेटेड है? कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड से. ओके, और उनके बीच में एक एनर्जी गैप है. ओके, गैप है उनके बीच में, एनर्जी गैप, बैंड गैप. ओके, उसके ऑर्डर का फर्क है बस. तो बैंड गैप जो है जिसको हम ईजी बोलते हैं, ईजी, तो उसका जो टिपिकल ऑर्डर होता है, ओके, इन सेमीकंडक्टर्स को क्या होता है? टिपिकल ऑर्डर यही लिख लेते हैं. टिपिकल ऑर्डर ऑफ ईजी ऑफ बैंड गैप, टिपिकल ऑर्डर ऑफ बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर is of the order of what? किस ऑर्डर का होता है? टिपिकल ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर का टिपिकल बैंड गैप क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, उसमें कम या ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं, बट टिपिकल ऑर्डर पूछता है, यू नीड टू टेल द आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यस. अच्छा, अब सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? Semiconductors are important because why? Are important. Semiconductors are important due to, ठीक है, semiconductors are important, ठीक है, due to
Semiconductors are important because their their conductivity can be modified. Their conductivity can be modified. Okay, can be modified by the introduction of impurity. ठीक है. Semiconductors are important because their conductivity can be modified. अब मान लिया आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है and you want to change its conductivity. तो उसकी कंडक्टिविटी को चेंज करना इजी है. कैसे चेंज करेंगे उसकी कंडक्टिविटी को? भाई आपके पास मेटल्स है हाई कंडक्टिविटी की. यू हैव हाई कंडक्टिविटी मेटल्स, बट उसकी कंडक्टिविटी को आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग. इंसुलेटर्स वेरी लो कंडक्टिविटी, उसको चेंज करना भी मुश्किल है. तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी को एज पर नीड, जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं. Semiconductors are important because their conductivity can be modified by the introduction of impurity. Okay? And introduction of impurity को क्या कहते हैं? क्या प्रोसेस है वो? Introduction of impurity ठीक है. Introduction of impurity in a precisely controlled manner is known as doping. तो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, एडिंग इंप्यूरिटी. इसमें सेमीकंडक्टर्स में इंप्यूरिटी को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोपिंग. ओके, तो आप अगर लाइट डोपिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी कम बढ़ेगी, अगर आप हैवी डोपिंग करेंगे कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी. क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, बेसिस के आधार, डोपिंग के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग semiconductors can be classified into divided into two categories. ठीक है, two categories. पहली कैटेगरी है can be divided into two categories. Number one, intrinsic semiconductor. intrinsic का मतलब है प्योर, या क्या मतलब है, और मतलब है अनडोप. इंट्रिंसिक प्योर या अनडोप सेमीकंडक्टर. दूसरी कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी इज एक्सट्रिंसिक या डोप. एक्सट्रिंसिक या डोप, जिसमें डोपिंग कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर या अनडोप या डोप. ठीक है, दो तरह के हो गए. किसके आधार पर है ये? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग. ओके, यस. आगे चलते हैं. तो सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी को चेंज किया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग. ओके, आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंट टाइप के सेमीकंडक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर का important semiconductors are कौन से important semiconductors? We have silicon, we have germanium, we have gallium arsenide. एक साथ है ये सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है. ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड. इनके बैंड गैप आपको याद होने चाहिए. रूम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है बैंड गैप होता है. रूम टेम्परेचर पर इसका जो बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसका जो बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है. इसका जो बैंड गैप है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. So remember them. Okay. Okay. तो इसमें जो है अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपैरिजन करें तो which one is more important or you can say more useful out of silicon and germanium? कौन सा ज्यादा यूजफुल है? सिलिकॉन इज
more useful than germanium semiconductor. Why it is so? Silicon is more useful than germanium. Okay? Due to its less reverse saturation current. Less reverse saturation current. ठीक है, तो आपने एक रिवर्स करंट पढ़ा होगा, जैसे कहीं भी अगर आप डायोड वगैरह एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है, तो आपने एक रिवर्स करंट पढ़ी होगी। पढ़ी नहीं हो रिवर्स करंट? ठीक है, रिवर्स करंट का मतलब होता है क्या? रिवर्स करंट का मतलब होता है कि जितनी भी करंट है किसकी प्रेजेंस है? रिवर्स बायस की प्रेजेंस है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। वो आगे आएगा। ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जितना कम होगा उतना ही हीटिंग कम होगी। सिलिकॉन में रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो कम होती है, कि उसमें जो डिवाइसेस यूज करेंगे उसको उसमें हीटिंग कम आएगी। ओके, सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम। इसलिए मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आर नाउ इट इज बेस्ड ऑन सिलिकॉन, नॉट ऑन जर्मेनियम। अर्ली डेज में जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जब आई थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तब उसमें जर्मेनियम ज्यादा यूज होता है, बट नाउ इट इज रिप्लेस बाय सिलिकॉन। ओके, तो हम यहाँ पर ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है, इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन बनता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम पर। ठीक है, किसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक के हिसाब से। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पहले जो क्लासिफिकेशन हमने किया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी कौन सा मैं ले रहा हूँ? ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक जैसे ट्रीटमेंट होगा उनका, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ट्रीटमेंट इज सेम फॉर बोथ, क्योंकि वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में क्या होता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम both have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट एक जैसा है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अनडोप्ड की, इंट्रिंसिक अनडोप्ड की। ठीक, तो लेट मी टेक दिस डायग्राम। ओके, तो दिस इज इंट्रिंसिक सिलिकॉन। यहाँ पर जो सिलिकॉन एटम है, ओके, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स वर देयर इन सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम both follows डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर आपको याद है तो both follows डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं? ठीक है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स? 4 नियरेस्ट नेबर्स। 4 नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो 4 नियरेस्ट नेबर्स। ओके, 4 नियरेस्ट नेबर्स है, 1 2 3 4। ओके, देयर आर 4 नियरेस्ट नेबर्स। ओके, जिसमें से क्या है? 4 नियरेस्ट नेबर्स है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द नियरेस्ट वन। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल फॉर्म
will form a covalent bond. Okay. This is covalent bond, sharing of electron. Okay. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, these are tightly bound. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि बॉन्ड के अंदर हैं, they are tightly bound और loosely bound. ठीक है, they are tightly bound electron. ठीक है, tightly bonded electron. Okay. तो इसका जो बैंड स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा वो मैं दिखाता हूँ. ओके, यहां पर क्या होगा, ये टाइटली बॉन्डेड है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो यानी कि T इक्वल्स टू 0 केल्विन, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है. एट एब्सोल्यूट जीरो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, ठीक है. एट एब्सोल्यूट जीरो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री सिंस they are tightly bound. ठीक है, टाइटली बाउंडेड है वो. ठीक है, ये होगा. तो इसका जो बैंड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो जो वैलेंस बैंड होगा it would be completely filled. Valence band is completely filled. Conduction band is completely empty. कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पोर्शन है उसको बोलते हैं EC, कंडक्शन बैंड H. वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट एनर्जी है उसको बोलते हैं EV. ओके, EV, EC and EV are separated through an energy gap EG. Okay, then Fermi level would lie where? Exactly at the middle of तो ये सिचुएशन कब है, 0 केल्विन. ओके, समझ पा रहे हैं आप? हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस सर. यस सर. ओके, तो एट एब्सोल्यूट जीरो एट T इक्वल टू 0 वैलेंस बैंड क्या होगा, completely filled है, completely filled. Okay, conduction band EV is completely empty. अब यहां पर क्या है, ये जो टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां माने जाएंगे, वैलेंस बैंड के अंदर. ये जो टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं ये जो दिखाए गए यहां पर, where they would be filled in this valence band. Okay, now अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, if temperature is raised then क्या होगा, some of the covalent bonds would be broken. Some of the covalent bonds would be broken. कुछ covalent bonds टूट जाएंगे. Some of the covalent bonds would be broken. ठीक है, that will generate one electron hole pair. ठीक है, for each one electron hole pair. बस इतना ही लिखते हैं. ठीक है, पर या लिख लो पर बॉन्ड.
1 electron whole pair per bond. ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? मान लिया, ठीक है, कहीं पर कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। फ्री होने के लिए क्या है? फ्री होने के लिए है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? जो वैलेंस बैंड एज के पास वाले होंगे या डीप नीचे वाले होंगे? यहाँ जो वैलेंस बैंड एज वाले हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां जाता है, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां पहुंच जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक होल भी क्रिएट होगा। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो दैट विल क्रिएट करस्पॉन्डिंग होल इन द वैलेंस बैंड। ओके, करस्पॉन्डिंग होल इन द वैलेंस बैंड। तो ये हमेशा किसमें क्रिएट होंगे? ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in intrinsic semiconductor, electron and holes are always produced in pair। हमेशा किसमें प्रोड्यूस होंगे? पेयर। ठीक है, क्योंकि अब बात समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर कोई मेटल आपके पास है तो मेटल में होल क्यों नहीं होते? अगर आपके पास कोई मेटल है, मेटल कंटेन्स नो होल्स, मेटल कंटेन्स नो होल्स, मेटल में कोई होल्स नहीं है। व्हाई? जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कॉपर, ठीक है, तो कॉपर में क्या होता है? कॉपर इज अ मेटल, वी नो। तो कॉपर जब क्रिस्टलाइज होगा, कॉपर एटम जब क्रिस्टलाइज होगा, कॉपर एटम लिख देता है, तो क्या बनाएगा? कॉपर एटम क्रिस्टलाइज होकर क्या बनाता है? Cu प्लस, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो कॉपर आयन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंप्लीटली फ्री हो गया है, मतलब इससे डिटैच हो गया है। तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा? आयन छोड़ेगा अपने पीछे या होल छोड़ेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन अलग होगा कॉपर एटम से, वो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, ओके, तो वो अपने पीछे क्या छोड़ेगा? इट विल लीव बिहाइंड होल और इट विल लीव बिहाइंड आयन, इट विल लीव बिहाइंड आयन। ओके, बट यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर वो आयन नहीं छोड़ता अपने पीछे, ठीक है, वो अपने पीछे क्या छोड़ता है? होल। ओके, अब होल में क्या होता है? वैलेंस बैंड की अगर सिचुएशन देखें तो वो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। होल क्या है? होल इज इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। अब इस वैकेंसी में क्या होगा? जैसे मान लिया ऐसे समझिए, जैसे यहां पर ये है सिचुएशन, ये एटम्स है, ये वैलेंस बैंड है मान लेते हैं, इट इज वैलेंस बैंड। जब पूरा फील्ड है तब वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड, वैलेंस बैंड फील्ड लिखते हैं। अब क्या हुआ? यहां से एक मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, ये एटम्स है सबके सब, न्यूट्रल बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया वहां पर, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ओके, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? होल। अब देखो क्या हो सकता है इस वैकेंसी की वजह से। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे एक रूम में 100 चेयर्स हैं और रूम पूरा भरा हुआ है, एक रूम में 100 चेयर्स हैं और रूम पूरा भरा हुआ है, ओके, और उस पर जो है 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ओके, एक रूम में 100 चेयर है, उसमें 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ओके, तो रूम इज कंप्लीटली फिल्ड और रूम इज एम्प्टी, रूम इज कंप्लीटली फिल्ड, मींस ईच चेयर इज फिल्ड बाय अ स्टूडेंट। तो क्या होगा वहां पर? देयर इज नो मूवमेंट कैन टेक प्लेस। 100 चेयर्स, 100 स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट हर चेयर पर बैठा है, ठीक है, तो नो मूवमेंट कैन टेक प्लेस। हाउएवर
इफ वन ऑफ द स्टूडेंट लीव द रूम, एक स्टूडेंट कहीं से बीच में से वो रूम लीव करके चले जाते हैं, ठीक है, तो अब एक चेयर खाली हो गई, तो दैट एम्प्टी चेयर कैन एक्ट एज होल्ड। अब अगर स्टूडेंट से कहा जाए मूवमेंट करो आप, तो कैसे करेंगे मूवमेंट? हाउ मूवमेंट कैन टेक प्लेस? फ्री कैसे प्लेस करेंगे? देखो, कोई इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट का इसमें आएगा, इस वाली स्टेट का इसमें आएगा, मतलब स्टूडेंट जो है भाई, आप कहेंगे कि भाई इधर किसको, खाली चेयर पे किसको, तो क्या होगा, स्टूडेंट उठकर साइड वाली चेयर में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन साइड वाले स्टेट में चला गया, साइड वाले बॉन्ड में चला गया, यहाँ से क्या होगा, इस वाले बॉन्ड में चला जाएगा, यहाँ से इसमें चला जाएगा, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। मूवमेंट कौन कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट तो ऐसे स्टूडेंट कर रहे हैं, बट आपको क्या, अगर दूर से देखे तो क्या होता हुआ दिखाई देगा, खाली चेयर मूव होती हुई दिखाई देगी नहीं भाई, खाली चेयर अगर एक एंड से इस एंड से खाली किया था आपने चेयर को, तो वो खाली चेयर अगर ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहे तो क्या होगा, इस एंड पर पहुंच जाएगी या नहीं, खाली चेयर इस एंड से खाली किया था चेयर को, वो इस एंड पे पहुंच जाएगी खाली चेयर। कैसे हुआ ये, हाउ दिस हैज हैपेंड, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ ना कि वन बाय वन ऐसे करते हुए तभी तो मूवमेंट हुई, ठीक है। तो हम इसको किसकी मूवमेंट कहेंगे, खाली चेयर की मूवमेंट या स्टूडेंट की मूवमेंट? स्टूडेंट्स की मूवमेंट, चेयर्स की मूवमेंट। स्टूडेंट की बात समझो, बात सुनो, उसमें इस मूवमेंट में एक ही स्टूडेंट यूज हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट यूज हुए, बहुत सारे, ठीक है। बट अगर खाली चेयर की बात करें तो खाली चेयर मतलब उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग लाइक दैट, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं होल की मूवमेंट है, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ इस मूवमेंट में, एक ऐसे चल रहा है ना चेंज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो कोई अकेला इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूवमेंट कर रहा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इन्वॉल्व है, ओके। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक अकेले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे कंडक्शन बैंड में जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, ओके, तो अब जब ये मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है नहीं, ऊपर जाकर कंडक्शन बैंड में जाकर ये मूवमेंट कर सकता है फ्रीली, ये मूवमेंट किसकी मूवमेंट होगी, एक अकेले इलेक्ट्रॉन की या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की मिलकर चेन रिएक्शन की तरह, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो वो फ्रीली मूव कर सकता है, जबकि वैलेंस बैंड में क्या है, अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती तो मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बोलता, बट चूंकि वैलेंस बैंड में क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इन्वॉल्व होकर किसको मूव करा रहे हैं, एम्प्टी स्टेट को मूव करा रहे हैं, होल को मूव करा रहे हैं, वैकेंसी को मूव करा रहे हैं, ओके। तो हम इसकी किसकी मूवमेंट कहेंगे, विल कॉल इट मूवमेंट ऑफ होल, नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए फ्री होल कहां होगा, ठीक है, फ्री होल कहां लाई करेगा, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कहां लाई करेगा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके। ये तो ये इस तरह वैकेंसी क्रिएट हुई, ओके, और वो क्या हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड के अंदर मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक के बाद जैसे ऐसे ऐसे समझ यहाँ पर, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, ओके, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होप कर सकते हैं, इसको होपिंग बोलते हैं, ओके। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई तो यहाँ क्रिएट हुई, तो यहाँ से होप कर सकते हैं, इस तरह चलता है, ठीक है, ये होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, फ्री होल वैलेंस बैंड में लाई करेगा, ओके। अच्छा, इसमें फर्मी लेवल कहाँ रहता है एब्सोल्यूट जीरो पर, एट एब्सोल्यूट जीरो, between the valence band and connection band. At absolute zero, at absolute zero, Fermi level lies at the midway of, ठीक है, EC minus EV, at the midway of EC minus EV, EG के मिडवे में, ठीक है। तो बिटवीन तो यही यहाँ होता तो ही तो बिटवीन होता, यहाँ होता तो भी बिटवीन होता, मैं कह रहा हूँ मिडवे, मिडवे मतलब आधे में, ओके। तो EC माइनस EV के हाफ में लाई करेगा एब्सोल्यूट जीरो, किसमें, किसकी बात हो, ये क्या है, इन Intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये ऐसे लाई करेगा, ओके, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ये कहां लाई करेगा, देयर कुड बी, ठीक है, देयर कुड बी सम मूवमेंट, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द ये कहां लाई करेगा, ठीक है, इट वुड लाई एट मिडिल, ऑलमोस्ट मिडिल, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, बट एब्सोल्यूट जीरो होगा तो डेफिनेटली कहां लाई करेगा, इट वुड लाई एट Midway. मिडवे, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, इसमें अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो फर्मी लेवल का प्लेस कहां होगा, मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहे हैं हम एग्जैक्ट पोजीशन
एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल एट टेम्परेचर T। अगर टेम्परेचर T है उस पर एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी फर्मी लेवल की, वो मैं लिख रहा हूँ, वो होगी EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2 प्लस 3/4 kVT 3/4 kVT ln MH star over ME star MH star over ME star। ओके, where EC क्या है? कंडक्शन बैंड एज एनर्जी। कंडक्शन बैंड एज क्या पॉइंट होता है? लोएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड या हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड? लोएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ कंडक्शन। EC EV क्या है? वैलेंस बैंड एज एनर्जी EV, यानी कि ये क्या है? टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, MH स्टार क्या है? इफेक्टिव मास ऑफ व्हाट? इफेक्टिव मास ऑफ होल। होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से अलग होता है। एम स्टार क्या है? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे आर डिफरेंट? टेल मी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, ठीक है, उनके जो कर्वेचर्स होते हैं, एक क्वेश्चन में हमने शायद किया था इस तरह, वो सेम होंगे या डिफरेंट? Different. डिफरेंट। वो डिफरेंट होंगे। कर्वेचर डिफरेंट होंगे तो इफेक्टिव मास, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल वुड बी डिफरेंट। तो मैं बता देता हूं क्या होगा। अगर आप इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो विच फार्मूला यू वुड अप्लाई? देखिए, m स्टार ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो फार्मूला लगेगा h क्रॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ, तो ये एनर्जी किसकी लगेगी? EC का मतलब कंडक्शन बैंड की एनर्जी नहीं है। EC का मतलब है E कंडक्शन, और MH स्टार का मतलब क्या होगा? h क्रॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव E वैलेंस M स्टार E कंडक्शन से रिलेटेड है और MH स्टार E वैलेंस से रिलेटेड है। ओके, समझ गए बात? मतलब अगर आपको कहीं पर कोई एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसकी एनर्जी दी हुई है, तो इफेक्टिव मास किससे निकालोगे? कौन से बैंड के एनर्जी से निकालोगे? इलेक्ट्रॉन का निकलेगा कंडक्शन बैंड से और होल का निकलेगा किससे? वैलेंस बैंड से। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली अरे भाई एनर्जी मींस क्या है? एनर्जी नहीं पता आपको? ऐसे नहीं एनर्जी एक्सप्रेशन देता था, टाइप बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन नहीं देता था एग्जामिनर, कहता था E इक्वल्स टू ये है, ओके, E के देता था ना, जैसे ये दे दिया E नॉट माइनस के, E नॉट माइनस T, इसको बोल रहा हूं मैं एनर्जी। ऐसे नहीं देता था एग्जामिनर, E के E नॉट दिस इज एनर्जी। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो अलग होगा और वैलेंस का अलग होगा, समझ रहे हो? नहीं, एनर्जी का मतलब है इससे। तो ये किसका फंक्शन है? एनर्जी जो है किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? इट इज फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर। ऐसे देता है नहीं? ऐसे क्वेश्चन तो किए होंगे ना आपने इफेक्टिव मास कैलकुलेशन के लिए, एनर्जी, ठीक है? तो ये तो एक पॉइंट की एनर्जी है। EC जो है वो किसकी एनर्जी है? एक लेवल की एनर्जी है। तो कंडक्शन बैंड होगा तो बैंड का और लेवल का फर्क समझते हो नहीं? सही जैसे समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंड। मान लिया ये बैंड है, अगर कंडक्शन बैंड है तो बैंड में एक ही एनर्जी होगी या बहुत सारी एनर्जी होगी? बहुत सारी। देयर वुड बी सेवरल एनर्जीज। ये बैंड है पूरा, है ना? तो बैंड में ये होगा और उसके जो लोअर मोस्ट पार्ट की एनर्जी होगी, अगर कौन सा बैंड है ये, अगर ये कंडक्शन बैंड है तो उसके लोअर मोस्ट पार्ट की एनर्जी वो EC है। बट मैंने यहाँ इसीलिए E कंडक्शन लिखा, EC ना लिखा। E कंडक्शन का मतलब एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, जो भी उन्होंने बता रखी होगी ऐसा एक्सप्रेशन। और ये E वैलेंस क्या है? एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? यहाँ पर दिस इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का क्या है? ये EV क्या है? टॉप मोस्ट लेवल की एनर्जी, लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल, उनके बीच का जो होता है वो ये, ठीक? तो यूजुअली क्या होता है? M स्टार इज मोर देन MH स्टार, या MH क्या होता है? M स्टार इज लेसर देन MH स्टार। M स्टार। यूजुअली ऐसा होता है। कौन हल्का फील होता है?
अगर फ्री स्पेस में छोड़ोगे तो होल तो एग्जिस्ट कर सकता है नहीं? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री स्पेस में छोड़े तो होल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बताओ। होल कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस ना, फ्री स्पेस में थोड़ी होल हो जाएगा। होल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड में ही। Yes, sir. होल सिर्फ सॉलिड के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा और वो भी सेमीकंडक्टर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो होल फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो कौन हल्का फील होगा? विच विल एक्सपीरियंस लेस मास इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इज सो? क्यों है ऐसा? सिंपल सी बात है, इफेक्टिव मास किससे आता है? दिस इफेक्टिव मास कम्स फ्रॉम Energy. लैटिस पोटेंशियल। कौन ज्यादा टाइटली फील होगा? कौन सा बैंड में ज्यादा टाइटली फील होगा? इलेक्ट्रॉन सॉरी होल। वैलेंस बैंड ज्यादा क्लोजर होगा किसके? मतलब जैसे हम बैंड्स को पढ़ते हैं ना, जैसे कोर बैंड होंगे, वैलेंस बैंड होगा, कंडक्टिंग बैंड होगा, तो मोर फ्री कहाँ होगा? जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना मोर फ्री होगा, अगर मैं एटम की बात करूं। ओके, तो इफेक्टिव मास, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन इफेक्टिव मास ऑफ होल यूजुअली। ये मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं। आपने क्वेश्चन किया था पीछे, उसमें हमने क्या लिया था? वी टुक इफेक्टिव मास ऑफ होल लेसर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर वो क्वेश्चन डेटा बेस्ड था। जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पोस्ट किया था उसी के हिसाब से हमने आंसर दिया था। बट अगर इन जनरल कोई आपसे पूछता है तो आप ये आंसर दीजिए। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोबिलिटी जानते हैं? मोबिलिटी यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो वेलोसिटी वो गेन करेगा वो किसकी ज्यादा होगी? मोबिलिटी। मोबिलिटी आप जानते हैं, मोबिलिटी होती है तो ई टाउ बाय एम होती है नहीं? तो सेमीकंडक्टर्स में आकर ये मोबिलिटी एम नहीं रह जाती, क्या बन जाती है? M star. स्टार। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ऑफ होल क्या होगी? टाउ एच बाय एम एच स्टार। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इन जनरल? आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली। Electron. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल। क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव मास। ये किसकी वजह से होता है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल, दैट इज ड्यू टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन इफेक्टिव मास ऑफ होल। ठीक, यस। तो ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कब किसने, ये एब्सोल्यूट जीरो पर है या किसी टेंपरेचर टी पर है? ये किसी टेंपरेचर टी पर है ये। अब मैं यहाँ इसका वैल्यू इसी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, position of Fermi level relative to valence band H EV। तो फर्मी लेवल की पोजीशन किसके रिलेटिव में? EV के रिलेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? इट वुड बी EF माइनस EV। इसका मतलब आप समझ रहे हो? EF माइनस EV। ओके, इसको मैं डायग्राम पे समझाता हूं। देखो, दिस इज योर EC, दिस इज योर E एंड EF वुड बी समवेयर एट द मिडल। एब्सोल्यूट जीरो तो एग्जैक्टली मिडल, और अगर टेंपरेचर T है, ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला, ये डिफरेंस को क्या लिखोगे आप बताओ? EG/2 को तब लिखोगे ना जब एग्जैक्टली टेंपरेचर जीरो होगा, अदरवाइज क्या लिखोगे? ये लिखोगे नहीं। Yes, sir. ये डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? EF माइनस EV होगा या नहीं? बोलो। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? बट आई एम फाइंडिंग पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? Valence EV के band. रेस्पेक्ट। ठीक है, तो जब नीचे से आपको डिस्टेंस पता होगी, नीचे से आपको सेपरेशन पता होगी, तो ऊपर से निकाल सकते हो नहीं? भाई जब आपको वैलेंस बैंड से पता है तो कंडक्शन बैंड से आराम से निकाल सकते हो नहीं? यस सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? AC माइनस E। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे EV को, तो आएगा EC माइनस EV/2 प्लस E/4 KBT ln MH स्टार ओवर NE स्टार। अब ये बताओ, EC माइनस EV/2 क्या होता है? EG/2 EG/2 प्लस ये होगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर। एग्जैक्ट मतलब किसके रिलेटिव में होगी पोजीशन? फर्मी लेवल। तो जब टेंपरेचर
जब जीरो होगा तब तो Eg/2 होगी, आधा होगा। बट जब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अगर नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इज नॉन जीरो, टेम्परेचर इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि NH स्टार N स्टार से ज्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव बनेगा Ln का वैल्यू। तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन नहीं होगा, मान लिया रूम टेम्परेचर है, तो फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा मिडिल से, या थोड़ा सा नीचे होगा मिडिल से, या एग्जैक्टली मिडिल में होगा, ऊपर होगा ऊपर होगा। स्लाइटली अबव, स्लाइटली अबव, है ना। ये जो टर्म है ना सेकंड टर्म, दिस टर्म इज स्मॉल। जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये टर्म जो आ रही है ना, ये वाली टर्म सेकंड टर्म, इट इज स्मॉल, इट वुड बी वेरी स्मॉल, है ना। बट निकालना पड़ेगा आपको, आएगा स्मॉल वो एक अलग बात है, बट निकालना जरूर पड़ेगा अगर टेम्परेचर दिया है वेरी स्मॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कहां लाई करता है फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अप्रोक्सीमेटली कहां लाई करता है, मिडवे मिडवे, अप्रोक्सीमेटली इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, approximately lies near middle of energy gap, not exactly, approximate, okay, ये है near middle of energy gap Eg at कब, at T non zero Kelvin temperature, ओके। तो ये होगी फर्मी लेवल की बात, ठीक है। तो इसके लिए क्या डेटा आपके पास होना चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, यू शुड हैव Eg, बैंड गैप वैल्यू पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मास ऑफ होल पता होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, ओके। ये हो गया, तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अब ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, यू नो दैट ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं N से, और होल कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं P से। N मतलब नेगेटिव, P मतलब पॉजिटिव। हु इज नेगेटिव, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, हु इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, एंड हु इज पॉजिटिव, होल इज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन N, होल कंसंट्रेशन P, ओके। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक में बराबर होंगे, आर द इक्वल और नॉट इक्वल, इंट्रिंसिक में ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे सॉलिड में। हाँ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं सब्स्क्रिप्ट में लगा रहा हूँ आई आई, इसका मतलब क्या है, जब N I और P I लग जाता है ना, तो समझ लीजिए किसकी बात हो रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। ओके, तो ये कितना होता है, ठीक है, ये होता है अंडर NC NV e पावर माइनस Eg ओवर, ये आर्ग्यूमेंट जो है ना एक्सपोनेंशियल का, माइनस Eg ओवर 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, NC NV, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, वेयर ठीक है, वेयर ये क्या है, NC क्या है, NV क्या है, ये NC है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, एक मिनट,
इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट at conduction band edge. Effective density of state at conduction band edge. Conduction band edge. कंडक्शन बैंड एच के ऊपर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। और एनवी क्या है? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट कहां पर? एट वैलेंस बैंड एच, एट वैलेंस बैंड एच। एट वैलेंस बैंड एच, ठीक है। ईजी क्या है? ईजी क्या? एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप, ईजी इज एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप ठीक है, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर है, आपको पता है। अब आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, ये NiPi बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होंगे? दे विल राइज और दे विल सिंपली फॉल। राइज, दे विल राइज। तो एज या क्या लिख सकते हैं? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस Ni, ठीक है, Ni and Pi both increases। इंक्रीज का बिहेवियर क्या होगा? एक्सपोनेंशियली, ठीक है, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, तो है वो कैसे बढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा, इसमें जो एनसी एनवी है वो खुद भी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, या वैसे ना, इस लाइन को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं एनसी एनवी लिख देता हूँ, अदरवाइज इसमें फिर टेम्परेचर आएगा एनसी एनवी। इस लाइन को बाद में लिखूंगा मैं। तो व्हाट आई एम राइटिंग इज, ठीक है, एनसी कितना है? एनसी होता है ट्वाइस 2 पाई एम ई स्टार आता है इसके अंदर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी, नीचे आता है एच स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। एन भी आता है 2 पाई एन एच स्टार KV2 ओवर एच स्क्वायर 3/2, ये आता है। एनसी एनवी का जो वैल्यू आता है वो ये आता है। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट कंडक्शन बैंड एच, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट वैलेंस बैंड एच का वैल्यू इतना आता है। तो यहां उसमें रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? एनसी एनवी Ni या Pi, ठीक है, कितना हो जाएगा? ट्वाइस अंडर रूट में 2 ही बच जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 पाई KV3 एच स्क्वायर पावर कितना? 3/2, ठीक है। और एन स्टार एम एच स्टार का कितना पावर बनेगा? 3/4, उसका बनेगा 3/4। इसका 3/4 पावर बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो Ni किससे प्रोपोर्शनल है? बाकी सब कुछ छोड़ दे अगर हम, तो Ni इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 3/2 यहाँ पे, और क्या है साथ में? A power minus AG/2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कैन आई राइट इट लाइक दिस, A सम कांस्टेंट A, T पावर कितना? 3/2, T पावर कितना?
Eg by, ठीक है, 2 kb, Eg by 2 kb। इसको बोल दो चाहे इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है उसका? ठीक है, तो टेम्परेचर बिहेवियर है इसका, ठीक है, वो ये, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट आएगा इसमें हाँ एक बात है, इसमें कौन सा बिहेवियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिहेवियर इज मोर स्ट्रॉन्ग, एक्सपोनेंशियल वाला जो बिहेवियर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एज T increases, Ni increases, as T increases, Ni increases, ठीक है, exponential, Ni increases exponential। As T increases, Ni increases exponential। इसका ग्राफ कैसा होगा? यूजुअली ये ग्राफ जो बनाए जाते हैं वो एलएन फॉर्म में बनाए जाते हैं, मतलब इसी का एलएन लेंगे हम, इसी का अगर हम एलएन लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? एलएन एनआई by versus 1 by t इज इक्वल टू एलएन ऑफ ए प्लस 3/2 एलएन ऑफ टी माइनस Eg by 2 kBT। इसका जो ग्राफ होता है वो यूजुअली किससे प्लॉट करते हैं? ओके, यूजुअली इससे प्लॉट किया जाता है इसका ग्राफ। ओके, तो इस एक्सिस पर क्या रहता है? एल एन एन आई, और इस एक्सिस पर क्या रहता है? 1 by t 1 by t। इस पर ये रहता है और इस पर ये रहता है। तो यहां पर जो ग्राफ आता है इट इज लाइक दिस। ओके, तो इसका जो स्लोप होता है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, Eg by 2 इसका जो kb स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो होता है माइनस Eg by 2 kb। स्लोप इज नेगेटिव, जिससे अगर आप स्लोप से कंपेयर करोगे तो बैंड गैप वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? बैंड गैप वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, बैंड गैप पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। स्लोप से कंपेयर करेंगे माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो आप कैसे निकाल सकते हैं बैंड गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? बताइए कैसे आप बैंड गैप निकाल सकते हैं? Eg equals to 2 kb into slope। हाँ, कंपेयर करके, ठीक है, और स्लोप में 2 kb मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका इसके लिए बैंड गैप। क्लियर है बात? ये है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें यूजुअली क्या होता है? सिंबल कौन सा यूज होता है? इसमें जो यूजुअली सिंबल यूज होता है, ठीक है, वो होता है ये वाला यूज, एनआई। एनआई को रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं दोनों को रखते हैं, एनआई ही रखते हैं बस। सिंबल आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एनआई ही मिलेगा आपको बस। ओके, ठीक है। अब एक चीज हो रहेगी इसमें इंट्रिंसिक के लिए, अब मैं लिख रहा हूँ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ intrinsic, electrical conductivity of intrinsic semiconductor, electrical conductivity of intrinsic semiconductor। ओके, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? तो सिग्मा जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो होता है एन ई n square या एन को तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, एन ई न्यू ई प्लस टी ई ई ई सॉरी न्यू एच। तो एक टाइप के चार्ज कैरियर है, मोनो टाइप के चार्ज कैरियर, both types are carrier। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? होल की वजह से। तो बोथ विल कंट्रीब्यूट, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, बोथ विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस।
दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडक्टिविटी के बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सिग्मा आई लिखता हूँ, मतलब इंटेंसिटी के लिए लिखता हूँ, तो एन आई बाहर आ जाएगा, एन आई पी आई बराबर होते हैं, ई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, म्यू ई प्लस म्यू एच। ये तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन किसके लिए, इंटेंसिटी के लिए। इसका टेम्परेचर बिहेवियर अगर हम चेक करें, बिहेवियर टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर दो बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर बिहेवियर होगा इट विल डिपेंड अपॉन टू पैरामीटर्स। ठीक है, किस पर, एक तो एनआई के बिहेवियर पर, मोबिलिटी, एक तो एनआई के बिहेवियर पर, ठीक है, और दूसरा किसके बिहेवियर पर, इफेक्टिव मास, ठीक है, दूसरा म्यू ई म्यू इसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो ठीक है एनआई पर और दूसरा म्यू पर। अब ये जो मोबिलिटी होती है उसका टेम्परेचर बिहेवियर क्या है, ठीक है, मोबिलिटी जो होती है ठीक है, तो मोबिलिटी म्यू ई और म्यू एच, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसा बिहेवियर है उसका टेम्परेचर के साथ, तो देख, तो म्यू ई म्यू एच का जो बिहेवियर होता है, कोई भी ले लो आप दोनों में से, म्यू ई और म्यू एच दोनों में से कोई भी ले लो, एंड टेम्परेचर, तो वो होता है लो टेम्परेचर्स पर मोबिलिटी बढ़ती है और फिर हाई टेम्परेचर पर जाकर घटना शुरू हो जाती है। ओके, तो लो टेम्परेचर्स पर जो बिहेवियर है उसका बढ़ने का, सॉरी, मोबिलिटी का जो प्रोपोर्शनलिटी है तो टी पावर प्लस 3/2 है लो टेम्परेचर पर, और हाई पर क्या है, -3/2 है। लो या हाई का मतलब किससे होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी, डिप बाय टेम, डिप बाय टेम, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर एंड अबव, रूम टेम्परेचर एंड अबव मोबिलिटी का जो बिहेवियर होता है वो टी पावर -3/2 होता है। रूम टेम्परेचर एंड अबव इसका जो बिहेवियर होता है वो टी पावर -3/2 होता है। ओके, तो अगर हम इसका बिहेवियर आप देखें सिग्मा का रूम टेम्परेचर एंड अबव पर, ठीक है, तो कैसा आएगा, तो आप जानते हैं सिग्मा आई टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा आई क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा आई क्या होगा वो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एन आई है सिग्मा आई, तो एन आई उसका बिहेवियर क्या है, टी पावर 3/2 प्लस, और साथ में क्या टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एन आई का बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोबिलिटी का बिहेवियर क्या है, रूम टेम्परेचर एंड अबव का देखा जाए तो कोई कांस्टेंट डी ले लेते हैं, टी पावर -3/2 ले लेते हैं, तो व्हाट बिहेवियर इट विल शो, दिस टर्म एंड दिस टर्म वुड बी कैंसिल, तो क्या आएगा, सिग्मा आई वुड बी कांस्टेंट ए बी ई, और क्या रह जाएगा टेम्परेचर का फंक्शन उसमें, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है ई, एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी ओवर टी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। तो सिग्मा आई
इंक्रीजेस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा आई increases exponentially with temperature. सिग्मा आई इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सिग्मा आई होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है, एल एन सिग्मा आई 1/t का, तो वो भी क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। Okay. However, if you talk about resistivity, for electrical resistivity, ठीक है, रो आई would be 1/AB, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे सर, ये भी एक नया कांस्टेंट आएगा, would be what plus EG over 2kB plus EG over 2kB, 8 नंबर। इसका ग्राफ कितना का होगा? पॉजिटिव स्लोप। ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट, ln को y plus n/t, its graph will be positive slope, लीनियर होगा 35%, इसका भी स्लोप होगा, रेसिस्टिविटी की ग्राफ का स्लोप EG over 2kB होगा, पॉजिटिव होगा। दिस वे यू कैन फाइंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसके लिए, या कंडक्टिविटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेट मी चेक इसमें और क्या बचा है इंट्रिंसिक में। सेवंथ इक्वेशन मेरा लिख जाएगा, just a minute, and it should be 7. Let me check और क्या बचा है इसमें इंट्रिंसिक में। इंटर्नशिप हो गया, तो अब मैं डाउट पढ़ाने से पहले, डाउट मैं अगली क्लास में करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा किसी तरह रिलेटेड। इसी तरह एग्जाम्पल पेज 38 का क्वेश्चन, पेज 38। Temperature dependence of electrical conductivity of two intrinsic semiconductors are shown like this. तो क्या होगा? EA and EB क्या है? बैंड गैप्स हैं, which will have more band gap. इसका जो स्लोप होता है, स्लोप is directly proportional to EG. इसमें आप हमेशा याद रखेंगे क्या, whenever you have given this type of graph, more slope, more band gap, more slope, more band gap. जब जितना ज्यादा स्लोप होगा ग्राफ का उतना ही ज्यादा बैंड गैप, मोर स्लोप मोर बैंड गैप।
तो विच विल हैव मोर स्लोप। अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप ज्यादा होगा। जितना वर्टिकल ज्यादा होगा लाइन, स्लोप ज्यादा होगा। तो ए का ज्यादा है स्लोप या बी का? ए का। तो क्या होगा आंसर? ये मोड है, ठीक है, ये बनेगा। पेज 39 इसका स्टेप सी। which one is that? C. इंडिकेट में आया हुआ पेज 40 coincidence alligator ML star and NH star effective mass of electrons and holes near the corresponding bend edges. What they are asking, ये किस पर डिपेंड करता है? एमई स्टार एमएच स्टार। दोनों का अभी लिखा था हमने क्वेश्चन। गेट में सेलेक्ट को यूजुअली पूछता है ज्यादा। ये वाला आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एग्जाम के लिए सॉल्व इट। बैंड गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड गैप दिया हुआ है। और एनी स्टार एनएच स्टार भी दिया हुआ है। टेंपरेचर भी 300 केल्विन दिया हुआ है। फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड एज, ये किसकी बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल ईएफ माइनस ईवी। इट इज टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, इसका फार्मूला होता है Eg/2 प्लस 3/4 Kb2 ln एनएच स्टार और एन स्टार। तो Eg/2 का वैल्यू आएगा 4 आधा मतलब 36 0.36 प्लस 3/4 into Kb होता है 1.38 10 to the power minus 23 जूल। 300 केल्विन टेंपरेचर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाना है आंसर को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो अगला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ln NH स्टार और N स्टार क्या होगा 6। अभी पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सॉल्व इट। ये दूसरा वाला कितना है ये बताओ। EF माइनस E 0.36 सेकंड टर्म। सेकंड टर्म बताना मुझे कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 0.0347. 347 Answer 394. तो आंसर आ गया टोटल 0.3947। कितने डेसिमल तक पूछा? 3 तक। 3 तक राउंड ऑफ करना जरा इसको। 395 है ना? ये आंसर वहां पे कर दूंगा। आप चेक करिए जरा। अब अगर आप चेक
करेंगे तो ये वाला वैल्यू तो है, ठीक है, वो स्मॉल है से कंपेरिजन में या नहीं, ठीक है, ये 0.36 का ये कितना है, इट इज स्मॉल ना, इट इज स्मॉल, ओके, ये स्मॉल है, अब देख सकते हैं, तो अभी भी मतलब ये कहाँ है, अप्रोक्सीमेटली कहाँ है अगर देखा जाए तो, मिडवे, इट इज अप्रोक्सीमेटली मिडवे, उसके आसपास ही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं, 5 मिनट एक क्वेश्चन हो चलता है, मेरे को काम थोड़ा सा हो गया, स्टेज कितना था, 40 डू इट फास्ट, कैसे करेंगे, आप जानते हैं स्लोप का वैल्यू क्या होता है, माइनस डिवाइड टू कैपिटल टेम्परेचर नहीं आता, उसमें स्केल भी आता है, ही नहीं आता, ओके, तो इसका स्लोप निकालो आप पहले, ये हमें पता ऑलरेडी, इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकलेगा भाई, स्लोप निकलता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, स्लोप बताना पहले, स्लोप बताओ, स्लोप डिफरेंस कितने कितने का दिख रहा है आपको, इस लाइन में और इस लाइन में कितने का, 2 का, 2 है ना, इसमें किसको माइनस किया, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ कितना चेंज है, यहाँ 1 का, बट इसमें 1000 में मल्टीप्लाइड है, देख लो ऊपर, है ना, 0.5 का आएगा सर, 0.5 मल्टीप्लाई 1000, ये तो 2 है ना, 0.5, अच्छा 0.5 है, 0.5, फिर स्लोप का वैल्यू, ओके, अब ईजी क्या हो गया, बैंड गैप, ये माइनस है, वाई इट इज माइनस, ये स्लोप नेगेटिव है, माइनस माइनस होगा प्लस, ये बन रहा है ईजी इक्वल टू 2 इंटू केबी, तो 2 इंटू केबी 1.38 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1000 इंटू 1.6 10 टू द पावर -90, ये क्यों किया मैंने, टू मेक इट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हम 1/t लेते हैं ना यहाँ पर, जब स्लोप लेते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में होता है 1/t, बट इनमें 1000/t दे रखा है, ये गड़बड़ है यहाँ पे, हम जो स्लोप निकालते हैं वो किसके ग्राफ का होता है स्लोप, बताइए, ये जो स्लोप होता है, लेट मी टेल यू, ये किसके ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ ln ni 1/t, 1/t, जबकि इन्होंने 1000/t दे रखा है, तो डिवाइड कर देंगे 1000, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेसिकली, ये आएगा मल्टीप्लाई में भाई, ठीक है, इट वुड बी 1000 इन मल्टीप्लाई, इसको 1/t बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में एक्स एक्सिस का डिवीजन का मतलब क्या होगा आप मुझे बताएं, इसको इस पर लाने के लिए, इस स्केल पर लाने के लिए आपको इस एक्स एक्सिस को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, स्केल पर लाने के लिए बताइए, 1/t बनाने के लिए कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, जब एक्स एक्सिस को आप डिवाइड करोगे ना 1000 से, तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा या उससे जाएगा, इसमें गो इनटू द मल्टीप्लिकेशन, तो ये यहाँ डिवीजन में ना आकर किसमें आएगा, इन द मल्टीप्लिकेशन, बात समझ में लगी या नहीं, देखिए ये ग्राफ जो होता है वो 1/t के रेस्पेक्ट में होता है, जबकि इन्होंने 1000/t रखा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, और जब मैं fx को 1000 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो वो 1000 कहाँ जाएगा,
That 1000 will go into numerator. ये होगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 0.69 इलेक्ट्रोवोल्ट. D 0.69. 0.69. तो ये बैंड गैप हो गया, इसका निकल चुका, वो भी हो गया होगा. ओके, ऑलमोस्ट टाइम हियर हो गया टाइम. Stop now. I'm not teaching further. Okay. और बताइए. लाइट शो कर. राइट शो. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13.